नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान की एक घटिया साजिश के सबूत। पाकिस्तान हमारे देश में सिर्फ आतंकवादी ही नहीं भेजता, सिर्फ मासूम लोगों का खून ही नहीं बहाता, बल्कि पाकिस्तान हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बोने की भी कोशिश करता है। मजहब की खाई खोदने की साजिश रचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत की हार के बाद हमारे प्लेयर मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने, मोहम्मद शमी को गालियां देने, मोहम्मद शमी को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने का काम पाकिस्तान की तरफ से हुआ। जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत हुआ और इसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं उसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। यह पाकिस्तान की दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की साजिश थी, हमारे देश में भाईचारे को चोट पहुंचाने की कोशिश थी। यह तो सबको पता है कि 2 दिन पहले ही T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था। यह मैच पाकिस्तान 10 विकेट से जीता था। पाकिस्तान ने शमी के ओवर में विनिंग रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में 29 साल के बाद मैच हारने पर, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से पहली बार हारने पर पूरे देश में गम था। खिलाड़ियों के प्रति निराशा भी थी, गुस्सा भी था और लोग अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे थे। विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, KL राहुल जैसे सभी प्लेयर्स को भला बुरा कहा जा रहा था, लेकिन अचानक कुछ देर के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। अचानक सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को गालियां दी जाने लगी। ऐसा लगा जैसे अकेले शमी को मैच का मुजरिम बताने की कोशिश की गई। और फिर इसके बाद कुछ तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स ने सोशल मीडिया पर बड़े बड़े कॉलम लिखना शुरू कर दिए। शमी के एपिसोड को लेकर पूरी टीम इंडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे सबने सोशल मीडिया पर शमी को अकेला छोड़ दिया, कोई शमी के साथ नहीं खड़ा हुआ। क्रिकेट में धर्म का एंगल खोजा जाने लगा। यानी ऐसा मैसेज दिया गया कि चूंकि शमी मुसलमान है, सामने पाकिस्तान की टीम थी, इसलिए जानबूझकर उन्होंने सरेंडर कर दिया, टीम को हरवा दिया। इस तरह के कमेंट्स देखकर लगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। पाकिस्तान से हारना दुख की बात है, लेकिन हार के लिए अकेले मोहम्मद शमी को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? क्रिकेट फैंस ये क्या कर रहे हैं? लेकिन जब मोहम्मद शमी को लेकर किए जा रहे ट्वीट्स को हमने ध्यान से देखा तो बिल्कुल साफ हो गया कि मोहम्मद शमी को गालियां देने वाले हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी थे। यह सब पाकिस्तान की साजिश है और इसी साजिश के सबूत अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि मैच में भारत की हार के बाद मोहम्मद शमी को भला बुरा कहने का काम पाकिस्तान से ही शुरू हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहने वाले पाकिस्तानियों ने पहले शमी को गालियां दी, ISI का एजेंट तक बताया। ये सारे ट्वीट इन मैटर ऑफ सेकंड्स किए गए और फिर इन्हें लगातार एम्पलीफाई किया गया। एक तरह से पाकिस्तान की पूरी मशीनरी एक्टिव हो गई। आज हम इस पूरी साजिश को एक्सपोज करेंगे। आखिरकार शमी को ट्रोल करने वाले ट्वीट्स शुरू कैसे हुए, इनके पीछे सोशल मीडिया के कितने ग्रुप एक्टिव थे, यह सब कुछ सबूतों के साथ आपको बताएंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि आज ये रिपोर्ट वो लोग भी देखें, वो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स भी देखें, जो बिना फैक्ट्स को जाने, बिना पूरी तहकीकात किए शमी के नाम पर, मुसलमान के नाम पर भारत की छवि को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही ट्वीट्स हैं जो भारत पाकिस्तान मैच के दौरान और मैच के बाद शमी के अगेंस्ट पोस्ट किए गए। कुछ लोगों ने शमी को भद्दी भद्दी गालियां दी, कहने लगे कि मोहम्मद शमी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की और फिर शमी के नाम पर हैशटैग चलाने लगे। किसी ने शमी को गद्दार कहा, किसी ने कह दिया कि शमी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कोई ट्विटर प्रोफाइल तो ऐसी थी जिसे हम बिना ब्लर किए आपको दिखा तक नहीं सकते। इसके बाद कुछ लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया कि शमी पाकिस्तान के एजेंट हैं, शमी ISI के लिए काम करते हैं, अंडर कवर एजेंट हैं। इस तरह के कमेंट्स पर दुनिया भर में हैरानी जताई गई। लेकिन जब जांच की तो पता चला कि ये सारे कमेंट्स तो पाकिस्तान से हुए हैं। पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह के ट्वीट्स को फ्लोट किया। जिन प्रोफाइल से इस तरह के कमेंट्स किए गए, मैं एक एक करके इनकी प्रोफाइल्स की हकीकत आपको बताता हूं। यह ट्विटर प्रोफाइल आप देख रहे हैं, इसमें यूजर का नाम है अली ताजा। इस शख्स ने भारत की हार के बाद मोहम्मद शमी के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट लिखे, गालियां लिखी, भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। अब सवाल है कि मोहम्मद शमी को गालियां देने वाला यह शख्स कौन है, कहां का है, इसके फॉलोअर कितने हैं, ये किनको फॉलो करता है? इन सवालों के जवाब इसकी प्रोफाइल से मिलेंगे। पता चला कि यह शख्स 15 लोगों को फॉलो करता है, इसे कोई फॉलो नहीं करता। मार्च 2021 में इसने ट्विटर अकाउंट वाला प्रोफाइल क्रिएट किया था। इससे पहले मोहम्मद शमी को गालियां लिखी, लेकिन इतने भर से मन नहीं भरा तो फिर लगातार एक के बाद एक 26 ट्वीट्स किए। सारे ट्वीट्स पे मोहम्मद शमी को मेंशन किया।
एक ट्वीट में शमी को पाकिस्तानी तक बताया और फिर मैच हारने का ठीकरा शमी के सर पर ही फोड़ने की कोशिश की। अब पहली नजर में इन ट्वीट्स को देखने के बाद ऐसा लग सकता है जैसे ये ट्वीट्स मैच की हार के बाद नाराज फैंस की तरफ से किए गए हों। ऐसे फैंस जो टीम इंडिया की जीत की दुआ मांग रहे थे, लेकिन जब नतीजा फेवर में नहीं आया तो फिर प्लेयर्स पर खींच उतारने लगा। लेकिन जब इस प्रोफाइल को क्लोजली वॉच किया, उन लोगों की लिस्ट देखी जिन्हें यह शख्स फॉलो करता है, तो सारा केस शीशे की तरह साफ हो गया। अब ये वो तस्वीर है, ये वो लोग हैं जिन्हें अली ताजा नाम का ये ट्विटर यूजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो करता है। कुल मिलाकर 15 अकाउंट्स। इनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, सारे अकाउंट पाकिस्तानी हैं। इनमें सानिया निश्तार का नाम है। सानिया पाकिस्तानी पार्लियामेंट की सेनेटर हैं। गरीबों को लेकर बनी कमेटी पर इमरान खान की स्पेशल असिस्टेंट है, यानी ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान का है। इसी तरह इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के असर उमर का नाम है। अली ताजा नाम का यह यूजर चौधरी फवाद हुसैन यानी पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर को फॉलो करता है। इसी तरह खुद इमरान खान के ऑफिस वाले ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर रहा है। इसके फॉलोअर्स की लिस्ट में शेख रशीद अहमद का भी नाम है। ये पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं। वही शेख रशीद जिन्होंने पाकिस्तान की विक्ट्री को इस्लाम की जीत बताया था, भारत के मुसलमानों को जीत तक करार दिया था। तो आप सोच सकते हैं कैसे पाकिस्तान के लोग मोहम्मद शमी के नाम पर सोशल मीडिया के सहारे भारत के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की, उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट उससे एक कदम आगे की बात कर रहे थे। इसी तरह एक और सोशल मीडिया यूजर ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शमी को लेकर हेट कैंपेन चलाया। इस यूजर का नाम है फैजी ग्राम। इसने लिखा कि मोहम्मद शमी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करते हैं, आईएसआई के अंडरकवर एजेंट हैं। हालांकि इस यूजर को तुरंत कई लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि लोग समझ गए थे कि मोहम्मद शमी के लिए हिंदुस्तान के लोग इस किस्म की बातें नहीं लिख सकते। और बाद में यह बात साबित भी हो गई, क्योंकि जब इसके प्रोफाइल पेज को डिटेल में देखा गया तो पता चला कि इस शख्स का नाम फैज रसूल सियाल है और अपने प्रोफाइल में इसने खुद लिखा कि वो पाकिस्तानी है। फैज रसूल सियाल ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा कि पाकिस्तानी होने पर इसे गर्व है। अब तो इसमें कोई शक नहीं, कि कोई गुंजाइश नहीं कि शमी को गालियां देने का काम पाकिस्तान से हुआ। यह हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश थी। मोहम्मद शमी को लेकर पाकिस्तान के रहने वाले फैज रसूल ने जो कमेंट किए, उसी तरह का कमेंट मोहम्मद कामरान नाम के यूजर ने भी किया। मोहम्मद कामरान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की टाइमलाइन पर लिखा, शाबाश आईएसआई एजेंट मोहम्मद शमी, हमें तुम पर नाज है। और इसके बाद इस यूजर ने हैशटैग पाक वर्सेस इंडिया को टैग करते हुए यह ट्वीट कर दिया। अब सवाल है कि मोहम्मद शमी को आईएसआई एजेंट कहने वाला मोहम्मद कामरान कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद कामरान भी पाकिस्तानी है, कराची से ताल्लुक रखता है। अपनी ट्विटर प्रोफाइल में खुद को कराची के मेडिकल कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट बताता है। यानी मोहम्मद कामरान कराची में बैठकर मोहम्मद शमी को लेकर ट्वीट कर रहा था और शमी को आईएसआई का एजेंट बता रहा था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मोहम्मद शमी को लेकर किस तरह के ट्वीट हुए, कैसे कमेंट्स हुए, यह भी आपको दिखा देता हूं। जिस वक्त दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा था, भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी, उसी दौरान शुगर काका नाम के सोशल मीडिया यूजर ने एक ट्वीट किया और लिखा, शमी अब मुसलमान होने का सबूत दे। 24 अक्टूबर की रात 9:37 पर यह ट्वीट शुगर काका नाम के यूजर की टाइमलाइन पर रिफ्लेक्ट हुआ और बाद में इसी तरह के कई ट्वीट्स की जैसे बाढ़ आ गई। और जैसा मैंने आपको बताया, यह ट्वीट इस पाकिस्तानी शख्स ने इस्लामाबाद में बैठकर किया, अपने फोन से किया, क्योंकि ट्विटर अकाउंट पर इसने खुद अपनी लोकेशन डिस्क्लोज की हुई है। इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखा हुआ है। यह बात सही है कि पूरे मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया, अच्छा परफॉर्म किया और इसे लेकर हमारे देश के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स ने खुलकर पाकिस्तान के खेल की, पाकिस्तान की टीम की तारीफ भी की। लेकिन हमारे ये खिलाड़ी अपनी टीम के साथ खड़े भी नजर आए। किसी ने भी मोहम्मद शमी के बारे में एक शब्द नहीं कहा, ना किसी ने किसी खिलाड़ी की इस तरह आलोचना की। मगर पाकिस्तान में क्या हो रहा था?
मैच के नाम पर किस तरह भारत का माहौल खराब करने की साजिश हो रही थी, कैसे मोहम्मद शमी के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मन में नफरत फैलाने की साजिश हो रही थी, इसके सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस काम में पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में बैठे लोग भी शामिल थे। आदिल तैयब ने मैच के दौरान एक लाइन का ट्वीट किया, लिखा कि मोहम्मद शमी तो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। और यह ट्वीट उस वक्त किया गया जब विराट कोहली ने शमी को गेंदबाजी के लिए बुलाया था। और यह सब करने वाला आदिल तैयब है कौन, यह भी जान लीजिए। आदिल तैयब पाकिस्तान के समा टीवी में काम करता है। इसने यह जानकारी खुद अपनी प्रोफाइल में दे रखी है। यह भी बताया कि वो कराची का रहने वाला है। यानी यह ट्वीट कराची में बैठकर किया गया, जिसे बाद में काफी तेजी के साथ सर्कुलेट किया गया। इसी तरह का एक और ट्वीट पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम नाम के ट्विटर अकाउंट से किया गया। एक लाइन में लिखा गया, टोल्ड यू एजेंट शमी, यानी एजेंट शमी के बारे में बताया था ना। इस ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट किया और फिर इसे लगातार एम्पलीफाई किया गया, यानी दूसरे ट्विटर हैंडल्स पर यह ट्वीट दिखाई देने लगा और इस तरह शमी को ट्रोल किया गया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम इस्लामाबाद ने पाकिस्तान के रक्षा मामलों से संबंधित एक फोरम है जो खुद को पाकिस्तानी डिफेंस का थिंक टैंक बताता है। इस ट्विटर हैंडल से 274 लोगों को फॉलो किया जाता है, जबकि इसके फॉलोअर्स की तादाद 42,000 से ज्यादा है। सोचिए, मोहम्मद शमी को लेकर किया गया एक ट्वीट 1 सेकंड के अंदर हजारों लोगों तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को लेकर कितनी बड़ी साजिश हुई, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ पुराने अकाउंट से नहीं, बल्कि नए नए सोशल मीडिया अकाउंट वाले प्रोफाइल बनाकर भी प्रोपेगेंडा चलाया गया। मैच के बाद मोहम्मद शमी को गालियां दी गई, यह दिखाने की कोशिश की गई कि इंडिया एक कम्युनिटी को लेकर कितनी इंटॉलरेंट है। और फिर जब इनका काम हो गया, ट्वीट फैला दिए गए, मैसेज सर्कुलेट हो गया, तो फिर इनकी प्रोफाइल भी डीएक्टिवेट कर दी गई। यानी सिर्फ शमी के नाम पर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए ही ये सोशल मीडिया अकाउंट खोले गए, बाद में डिलीट कर दिए गए, बंद कर दिया गया। राइस पुलर नाम से अकाउंट क्रिएट हुआ था, थोड़ी देर बाद यह अकाउंट स्क्रीन से गायब था। इसी तरह नदीम खान के नाम से एक और नया सोशल मीडिया अकाउंट खोला, रात में 1 बजे 2 बजे लॉग इन किया। जो कमेंट्स किए गए उनमें शमी को गद्दार कहा गया, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भद्दी बातें कही गई। अब ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ना ही स्पर ऑफ द मोमेंट में किए गए कमेंट्स हैं, बल्कि ये सब इसलिए किया गया, कहा गया, ताकि शमी के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों की सिंपैथी गेन की जा सके, क्रिकेट के नाम पर अपना खेल खेला जाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते दिखे। पाकिस्तानी टीम के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने कह दिया कि मोहम्मद शमी के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। इसी तरह वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी जैसे खिलाड़ी भी मोहम्मद शमी को लेकर बयान देने लगे। बेसिकली मोहम्मद शमी को ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर धमकियां, पाकिस्तान चले जाओ, ये हो गया, वो हो गया। आई मीन अ लॉट, ऐसा इतना कुछ कि वहां पर जर्नलिस्ट हैड टू रियली टॉक अबाउट इट। ये देखिए क्या हो रहा है। एक बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। कुछ सर्टेन सेक्ट हैं मीडिया के, कुछ सर्टेन जमातें हैं जो हिट आउट करती हैं। ये कुछ 90% जो हिंदुस्तानी ये बात नहीं करता। इस 10% जो मीडिया में कुछ लोग हैं और कुछ पार्टीज के लोग हैं वो बात करते हैं। I met him first time when he was very young. Comes from a little town outside Delhi, I think, Faridabad, if I'm not mistaken. और पहले 3 साल, जब पहले साल में इसको मिला, उसने मुझसे वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल कि जी मैंने बॉलिंग सीखनी है, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाता था KKR के लिए, मुझे पिक करने आता था कि मैं आपके साथ टाइम गुजार सकूं। सो ही लर्न वेरी क्विकली। इंडिया का मेन परफॉर्मर है। देखो ये ज्यादती है। मैच ये गेम है। हम कब से कह रहे हैं, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, प्लेयर तो अपने हैं ना, प्लेयर अपने हैं, उनको ऐसे ज्यादती करना, आई कैन इमेजिन मस्ट बी गोइंग थ्रू कि अगर आपके अपने मुल्क में आपसे ये ज्यादती हो रही है तो आप किस दर्द से गुजरेंगे, साइकोलॉजिकली, यू नो, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। एंड बाकी किसी को कुछ नहीं कहा। आई नो कि इंडिया का इमेज ओवरऑल दुनिया में किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बहुत नेगेटिव अप्रोच है उनकी। ये मैसेज मुल्क की तरफ से अच्छा नहीं जाता। ये दुनिया में आप क्या मैसेज दे रहे हो कि आप कौन सी कौम हो, क्या पढ़ी लिखी कौमें इस तरह की हरकतें कर रही हैं जो इंडिया के अंदर हो रहा है, जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो मीडिया में देख रहे हैं। मेरे ख्याल में शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की साजिश में, पाकिस्तान की इस ट्रैप में हमारे देश के भी कई लोग फंस गए। कुछ लोगों ने बिना इन ट्वीट्स की जांच किए पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे हैशटैग को बढ़ाना शुरू कर दिया। आई स्टैंड विद शमी जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। ये कहा जाने लगा कि पूरी टीम की हार की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक खिलाड़ी पर क्यों जिम्मेदारी थोपी जा रही है। पूछा गया कि कोई इस बारे में बोलता क्यों नहीं।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि शमी को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया उसे भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने, हमारे कमेंटेटर्स ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। सचिन तेंदुलकर से लेकर वीवीएस लक्ष्मण तक, वीरेंद्र सहवाग से लेकर वेंकटेश प्रसाद, अनिल कुंबले, आकाश चोपड़ा, सब ने टीम इंडिया के सभी फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ बीसीसीआई तक सभी मोहम्मद शमी के साथ खड़े नजर आए। बीसीसीआई ने लिखा कि आप पर गर्व है। इसी तरह आईपीएल की कई टीमों ने मोहम्मद शमी को खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स मैच में धर्म का एंगल ढूंढने से बाज नहीं आए। पहले शोएब अख्तर और अब वकार यूनिस ने पाकिस्तान के खिलाड़ी के बीच मैदान पर नमाज पढ़ने को इश्यू बनाने की कोशिश की। वकार यूनिस पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर यह कहते सुने गए कि उन्हें मैच में सबसे अच्छा तो तब लगा जब पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ रहा था। बाबर और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन थी, जिस तरीके पे उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। हमारे देश में क्रिकेट का जुनून है। यह सही है कि क्रिकेट को हम खेल भावना से खेलते हैं, हार जीत को खेल भावना से ही लेते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो माहौल जंग जैसा हो जाता है। हम किसी दूसरे देश के खिलाफ हार को आसानी से शायद पचा लें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो हारना तो दूर, हार के बारे में हम सुनना भी पसंद नहीं करते। यह देशभक्ति का जज्बा भी होता है। पाकिस्तान की हरकतों से पनपे गुस्से का भी इसमें एक हाथ होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ हार के कारण हम टीम में शामिल किसी मुस्लिम खिलाड़ी को निशाना बनाएं। ये न तो हमारी संस्कृति है, न हमारे संस्कार है। इसलिए हमारे कप्तान विराट कोहली ने तो दिल खोलकर पाकिस्तान की टीम की तारीफ की, जीते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गले लगाकर जीत की बधाई दी। हमारे पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बधाई दी, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। लेकिन जब मोहम्मद शमी को अचानक ट्रोल किया जाने लगा, उन्हें आईएसआई का एजेंट तक कहा जाने लगा, मोहम्मद शमी को पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाने लगा, तब शक हुआ। और जब जांच की तो शक सही निकला, सबूत सामने आ गए, पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो गई। मैच 2 दिन पहले खत्म हो चुका है। मोहम्मद शमी को 45 घंटे पहले ट्रोल किया गया था। अब बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमने आपको ये सारी डिटेल्स इसलिए बताई, सच को सामने लाया जा सके और सबक लिया जा सके। सोचिए कि पाकिस्तान के सत्ता गिर सकता है, कैसे हिंदुस्तानियों के बीच नफरत के बीज डाल सकता है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बिना जाने समझे जल्दबाजी में किसी भी तरह के कमेंट्स पर, किसी भी पोस्ट पर रिएक्ट ना करें। अगर मामला मजहबी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, हिंदू मुसलमान का है, तब तो और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स केस में अरेस्ट किए गए आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज भी फैसला नहीं हो सका। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज आर्यन की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई तो हुई, लेकिन दलीलें पूरी नहीं हो पाई। कल दोपहर 2:30 बजे के बाद सुनवाई फिर शुरू होगी। आर्यन खान की पैरवी के लिए आज सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी हाईकोर्ट में पेश हुए। मुकुल रोहतगी ने तमाम दलीलें दी। मसलन आर्यन को क्रूज में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली है, आर्यन पर साजिश का चार्ज लगाया गया है, जबकि वो अरबाज को छोड़कर किसी आरोपी को पहचानता तक नहीं है। सिर्फ अरबाज मर्चेंट से उसकी दोस्ती थी। आर्यन के व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन चैट्स को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। अरबाज की तरफ से पेश हुए सीनियर लॉयर अमित देसाई ने भी कहा कि अगर पहले दिन ही बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स मिली थी तो उसी समय साजिश की धारा क्यों नहीं लगाई गई। आज की सुनवाई के दौरान आर्यन के वकीलों की तरफ से ही ज्यादा बहस की गई। अभी एनसीबी को भी जवाब देना है, इसलिए कल दोपहर 2:30 बजे सुनवाई फिर शुरू होगी। सीनियर काउंसिल मुकुल रोहतगी ने आज आर्यन के लिए बेल आर्ग्यूमेंट शुरू किया था। उसमें उन्होंने बहुत से पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें उन्होंने जजमेंट्स के साथ साथ लॉ पॉइंट पे ऊपर भी डिस्कस किया। उनका यही कहना था कि कॉन्स्पिरेसी, जो वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी, अम्ब्रेला कॉन्स्पिरेसी जो बताई जा रही है, वैसी एनसीबी के केस के पेपर्स देखने के बाद वो कॉन्स्पिरेसी दिखती नहीं है। और वो कॉन्स्पिरेसी सिर्फ एट बेस्ट इट इज़ फॉर 6 ग्राम्स ऑफ चरस। तो उसके रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी जो है उसका पनिशमेंट जो है वो सिर्फ 1 साल तक का है मैक्सिमम, या तो फाइन है या सिर्फ या दोनों हो सकता है। तो इसके लिए उनको बेल मिलनी चाहिए। इससे पहले आर्यन खान के वकीलों ने आज खुद को प्रभाकर सैल के मामले से अलग कर लिया। आर्यन खान की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट में 2 पेज का एफिडेविट फाइल किया। इसमें आर्यन खान की तरफ से कहा गया कि एनसीबी अधिकारियों के साथ कोई डील नहीं की गई। ये सब पॉलिटिकल लोगों और एनसीबी के बीच का मामला है।
एफिडेविट में कहा गया है कि जब आर्यन खान ने न तो ड्रग्स कंज्यूम की, न ही उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद हुई, तो फिर किसी तरह की डील का कोई सवाल ही नहीं उठता। आर्यन के वकीलों ने कहा कि कोर्ट उनके केस में फैसला मेरिट के आधार पर दे, न कि एनसीबी और नेताओं के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोपों के आधार पर। हालांकि आज एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध यही कहकर किया कि अगर आर्यन को जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी। हालांकि एनसीबी कल आरोपियों की तरफ से दी गई दलीलों का डिटेल में जवाब भी देगी और उम्मीद है कि कोर्ट कल इस जमानत पर फैसला भी करेगा। हालांकि यह बात सही है कि यह केस अब सियासी हो चुका है, क्योंकि इस केस में अदालत के बाहर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ नए इल्जाम लगाए। समीर वानखेड़े का परिवार भी पूरी ताकत के साथ नवाब मलिक के आरोपों का जवाब दे रहा है। नवाब मलिक अपने ट्विटर पर रोज समीर वानखेड़े को लेकर कोई दस्तावेज रिलीज करते हैं और फिर समीर वानखेड़े की फैमिली उस पर जवाब देती है। आज नवाब मलिक ने दावा किया कि एनसीबी के किसी अफसर ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एनसीबी के जरिए चलाए जा रहे रैकेट का खुलासा होता है। नवाब मलिक ने इस लेटर को दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी को फॉरवर्ड कर दिया और जांच में इस चिट्ठी को भी शामिल करने की मांग की है। मलिक के मुताबिक एनसीबी के किसी गुमनाम अफसर की तरफ से भेजी गई इस चिट्ठी में यह बताया गया है कि समीर वानखेड़े ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को झूठे मामलों में फंसाया, करोड़ों रुपए की उगाही की। झूठे केस बनाने के लिए समीर वानखेड़े ने स्पेशल टीम बनाई थी। यह टीम तलाशी के दौरान ड्रग्स रखती थी और फिर झूठे केस बनाती थी। नवाब मलिक ने कहा कि इस लेटर में यह भी दावा किया गया है कि एनसीबी टीम ने ही क्रूज पर ड्रग्स छिपा कर रखी। केस के पंचनामे एनसीबी दफ्तर में लिखे गए। नवाब मलिक ने इस गुमनाम लेटर को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन समीर वानखेड़े की फैमिली ने झूठ का पुलिंदा बता दिया। नवाब मलिक की मनगढ़ंत कहानी कहा। समीर वानखेड़े की वाइफ क्रांति वानखेड़े ने कहा कि अफसरों के खिलाफ घर में बैठकर कोई भी ऐसे लेटर टाइप कर लेगा। सवाल तो यह है कि अगर लेटर में लिखी बातें सच हैं तो कोई इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। ऐसे लेटर्स को तो फाड़ के फेंक दिया जाता है बिकॉज उसके ऊपर कोई ओन अप करने के लिए है नहीं, और ऐसे कंप्लेंट्स तो डे नाइट आते ही रहते किसी ना किसी ऑफिसर के बारे में। लेकिन हर चीज को इसको अगर कॉग्निसेंस में लेंगे, हाँ अगर कोई आके बोलता है कि भाई ये लेटर मैंने लिखा है और इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ और इसका राइटिंग में मैं आपको सबूत देता हूँ कि ये है, तो उसके ऊपर किसी का नाम ही नहीं है, तो उसको वो एक पेपर को रात को टाइप करके तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। आज उनके भी खिलाफ हम रात को बैठ के टाइप करके हम भी ट्विटर पे कर डालें हमारे खिलाफ, हमको ना ऐसा एक लेटर आया है आपके खिलाफ। ऐसा होता नहीं है ना, इन सारी चीजों का कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। लेटर को लेकर ज्यादा डिटेल में बात की समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक इतने दिनों से उनके भाई यानी समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नवाब मलिक के हाथ कोई ठोस सबूत लग गया है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, सिर्फ ट्वीट करके समीर वानखेड़े को बदनाम क्यों कर रहे हैं। खत पे किसी का नाम है, फूल बन जाएंगे, सब लोग पागल बन खत पे कोई एक एड्रेस है, कोई एक नंबर है। मैं नवाब मलिक जी को थोड़ी सी टिप्पणी देना चाहूंगी लॉ के बारे में। वेर देर इज नो कंप्लेनेंट देर इज नो कंप्लेन। लेट मी टेल यू द सेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दिस दैट देर इज नो कंप्लेनेंट देर इज नो कंप्लेन। आपने कुछ रात भर बैठ के बनाया होगा, आपकी टीम ने, आपके एनालिटिक टीम में आपने रात में बनाया होगा, आपने सुबह में ट्वीट कर दिया। आपको पता है मीडिया गर्म है, अभी तो आ जाएगी आपके पास। आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू से। अगर यही लेटर आप पुलिस स्टेशन में दोगे, अब यही लेटर जज में दोगे, आप फाड़ के फेंक दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। एक टैग लगा स्पेशल 26 का। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। मैं इस पे मुझे कोई कमेंट नहीं करना है इस पे। वो ये कह रहे हैं कि एनसीबी एक पूरा रैकेट चलाती थी। उस खत से बात प्रमाणित हो रही है कि किस तरह से वसूली होती थी, फेक रेड की जाती थी, लोगों को फंसाया जाता था। फिल्में ज्यादा देखते हैं इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंत्री महोदय बहुत ज्यादा फिल्में देखते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा उनको परेशानी हो रही है। और इनकी जो मनगढ़ंत ये दास्तान है, ये बंद कीजिए। मनगढ़ंत घटनाएं, ये जो फिल्मों की तरह आप बात कर रहे हो, ये जो प्लानिंग षड्यंत्र रचा रहे हो, इट इज ऑल बेसलेस। और उनको ऐसा लगता है कि ट्विटर के माध्यम से आप लीगैलिटीज और संविधान को पीछे छोड़ दोगे तो आप बिल्कुल गलत हो। आपके पास इतने अच्छे प्रूफ है, कंप्लेन लेटर सुबह में आया, आपको तो आपके वकील बुलाकर आपको 2 मिनट में कोर्ट भागना चाहिए।
यू हैव सो मच ऑफ एविडेंसेस। अगर मैं आपकी जगह होती तो सेकेंड डे कोर्ट में दिखती। तो आप ट्विटर पे क्यों हो? आप मीडिया ट्रायल क्यों ले रहे हो? आपको डर लग रहा है कोर्ट जाने के लिए? तो आप पता चल जाएगा कि आपने ये सब जो षड्यंत्र रचा है ये पकड़े जाएंगे या आपके पास प्रूफ नहीं है? ये लेटर असली है या कोई साजिश है, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन एक बात तो तय है और वो ये कि नवाब मलिक अब भी समीर मांखेड़े के हाथों अपने दामाद समीर खान की गिरफ्तारी को नहीं भूले। ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए समीर खान को कुछ दिनों पहले ही जमानत मिली। करीब 8 महीने वो जेल में रहे और अपने दामाद के खिलाफ एनसीबी के एक्शन का जिक्र नवाब मलिक अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। आज भी नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े की फैमिली के डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने को लेकर कुछ लोग उन पर वानखेड़े परिवार की प्राइवेसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन समीर वानखेड़े ने तो मुंबई पुलिस से उनकी बेटी का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगा है। नवाब मलिक ने सवाल पूछा कि क्या उनकी बेटी कोई क्रिमिनल है जो इस तरह उनका सीडीआर मांगा जा रहा है। लेकिन समीर वानखेड़े की वाइफ क्रांति वानखेड़े ने कहा कि समीर ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया है। जो लोग ड्रग्स के केसेस में पकड़े गए हैं अब वही लोग समीर वानखेड़े पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर एक्सटॉर्शन का ऐसा कोई केस है तो उसके बारे में कोई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है, नंबर 2। और दूसरी बात है 15 साल से एक भी ऐसा कंप्लेंट हुआ नहीं। आज ही उनको क्यों ऐसा हुआ कि आज ही समीर वानखेड़े को ऐसे केस में फंसाया जा रहा है? इस चीज से किसका फायदा होने वाला है, इसके बारे में सोचने जैसा है। किस एजेंसी का ये कौन ऐसी पार्टी है जिसका फायदा होने वाला है जब समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाए? ये सोचने वाली बात है। क्यों नवाब मलिक आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे? इसके पीछे क्या वजह है? क्या सिर्फ नवाब मलिक अकेले हैं या महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस ड्रग्स रैकेट को लेकर जिस तरह से रेड चल रही उसको लेकर सवाल खड़े किए थे? अब स्टेट गवर्नमेंट के पास शिकायत भी गई है उस गवाह की, प्रभाकर की। तो आपको लगता है कि आपके परिवार के खिलाफ या समीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है अगर उस गवाह की कंप्लेंट जा रही है तो उसकी एक लीगल जांच होगी और जांच से समीर वानखेड़े कभी पीछे नहीं हटे हैं क्योंकि उन्होंने कभी चोरी का काम किया ही नहीं है और कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो इस अगर जांच भी हो तो वो जायज जांच। पूरे परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है आप लोगों का? क्योंकि उनको वीक कर देना, क्योंकि सामने एक मर्द जब लड़ाई करने जाता है तो वो उस पे कितने भी वार हो वो झेल सकता है। उसको आप स्टैब कर दो वो झेल सकता है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी अगर तोड़नी है तो उसकी फैमिली पे अटैक करो, उसकी बीवी और उसकी घर के औरतों पे अटैक करो, तब उसको तोड़ा जाता है। तो टोटली मेंटल ब्रेकडाउन करने की ये पूरी सोची समझी साजिश है और जो एकदम सैड है, इसकी मैं निंदा करती हूँ और भारत की जनता को आह्वान करती हूँ कि अभी तो जाग उठो, अभी तो उनका साथ दो। अभी नहीं दोगे एक ऑनेस्ट ऑफिसर का साथ, अगली बार कोई ऑनेस्ट ऑफिसर आपके साथ खड़ा नहीं होगा। वन मोर क्वेश्चन मैम कि क्या परिवार इन सब बातों से डिस्टर्ब है? कोई थ्रेट कॉल, कोई डराया धमकाया जा रहा है? आप लोगों ने उसकी कोई शिकायत की है? डेफिनेटली यस, हमको थ्रेट कॉल्स आते हैं, हमको इस पे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, हमें लिखा जाता है कि आपको जला देंगे, आपको लटका देंगे, आप घर से बाहर निकल के दिखाइए, और गंदी गंदी गालियां भी दी जाती है। ये सारे जो फेक अकाउंट्स हैं जब हम देखते हैं तो 0 फॉलोअर्स होते हैं उनके, तो हम देखते हैं 0 ट्वीट 0 फॉलोअर्स, तो ये है कौन? तो इसका मतलब है एक पेड PR एजेंसी है जिसका ये पूरी साजिश है कि इन लोगों को इतना आप डराओ, इतना धमकाओ। ये मॉडर्न यही हो गया ना, मॉडर्न गुंडागिरी हो गई है कि आप सोशल टेक्नोलॉजिकल गुंडागिरी है ये। आप अगर फोन से डरा दो कि आपकी फोन टैपिंग हो जाए, कोई कंप्लेंट कर सकता है या नंबर ट्रेस किया जा सकता है, आप ऐसे हिसाब में करो, डराओ धमकाओ, गुंडागिरी ऐसे फैलाओ कि सोशल मीडिया थ्रू करो, कोई किसी को ट्रैक नहीं कर पाएगा, वो अकाउंट डिलीट कर दो तो ट्रैक नहीं हो पाएगा। द पॉइंट इज कि इनको ऐसा डरा के रख दो कि समीर वानखेड़े अपने आप उनके रास्ते से हट जाए, और ये बहुत गलत है, ये बहुत सैड है। समीर वानखेड़े की वाइफ क्रांति वानखेड़े जिन पर्सनल अटैक्स की बात कर रही थी, परिवार पर हमले की बात कर रही थी, उसका एक और सबूत आज सामने आया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े के पिता मुसलमान थे, रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए और शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया और इस फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए ही सरकारी नौकरी हासिल की। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था। जवाब में समीर वानखेड़े की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया गया। वाशिम के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट से बने इस सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को महार जाति का बताया गया है और महाराष्ट्र में महार समाज के लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं। लेकिन नवाब मलिक अपनी बात पर अब भी अड़े हैं। उनका कहना है कि ज्ञानदेव वानखेड़े की बर्थ सर्टिफिकेट से छेड़छाड़ हुई है। उनका ऑफिस सारे दस्तावेज खंगालने में जुटा है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा।
इस मामले में भी समीर वानखेड़े की वाइफ क्रांति वानखेड़े ने कहा कि किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के बाद यूपीएससी उसके बैकग्राउंड की, उसके सर्टिफिकेट्स की पूरी कड़ाई के साथ जांच करती है। समीर वानखेड़े के कास्ट सर्टिफिकेट पर सवाल उठाकर नवाब मलिक यूपीएससी की प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट और ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके सारे प्रूफ्स ऑलरेडी मीडिया के पास है। मेरे फादर इन लॉ ने सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर चुके हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट ये इतनी बड़ी चीज होती है, और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके ऊपर एक टीम लगती है जो आपका पूरा रिसर्च करती है कि ये बंदा फिट है या नहीं है। उसी वक्त सारी क्लियरेंस हो जाती है कि अगर इस बंदे में कोई भी फॉल्ट है या कोई भी उसके डॉक्यूमेंट के बारे में डाउट है, तो एजेंसी इतनी बड़ी है कि उस आदमी को वो यूपीएससी क्लियर ही ना करने दे। अगर आज की डेट में वो एक कुर्सी पे बैठे हैं तो उनकी वैलिड जांच हो चुकी है और उसके सारे प्रूफ हम दे चुके हैं। तो इसका मतलब है आप वो यूपीएससी को भी क्वेश्चन कर रहे हो, आप उनकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, अगर इन्होंने झूठ दिया तो वो भी झूठे हैं जो इनको उन्होंने अपॉइंट किया। इसके बारे में सारे लीगल प्रूफ्स हम मीडिया के सामने पेश कर चुके हैं। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टाइम कि मैं इस बारे में एक्सप्लेनेशन दूं, पर सारे लीगल प्रूफ्स हमने, मेरे फादर इन लॉ ने ऑलरेडी मीडिया के सामने रख दिए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट वाले मामले की जांच में तो वक्त लगेगा, लेकिन आर्यन मामले में एक गवाह प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े पर वसूली करने, शाहरुख खान के साथ 25 करोड़ रुपए की डील करने के जो आरोप लगाए हैं, इसकी जांच कल से शुरू हो जाएगी। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कल सुबह दिल्ली से मुंबई जाएंगे। ज्ञानेश्वर सिंह समेत 5 लोगों की टीम मुंबई में समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी। इस बीच एक मीटिंग के लिए दिल्ली आए समीर वानखेड़े आज शाम ही मुंबई चले गए थे। अब उन्हें नवाब मलिक की तरफ से उन पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सफाई देनी होगी। हालांकि आज एनसीबी की तरफ से कहा गया कि नवाब मलिक ने जो गुमनाम लेटर डीजी को फॉरवर्ड किया था, उसके आधार पर समीर वानखेड़े पर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसी गुमनाम चिट्ठियों के आधार पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन नवाब मलिक इस केस में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। आर्यन खान केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक एनसीबी और समीर वानखेड़े के पीछे पड़ चुके हैं, रोज नए खुलासे कर रहे हैं। आज उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के लिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। हमारे साथ इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जो कि लगातार एनसीबी और समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नवाब साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। यह लड़ाई जो ऐसा लगता था कि एनसीबी बनाम ड्रग यूज या एनसीबी बनाम बॉलीवुड हो रही थी, अब ये समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक बनती जा रही है। ये एक पर्सनल लड़ाई सी प्रतीत क्यों हो रही है? देखिए, उसे अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। एनसीबी नाम की जो संस्था है, लगभग 34 साल से देश में और जोनल ऑफिस मुंबई शहर में है। एनसीबी ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन जब सुशांत सिंह की आत्महत्या का मामला हुआ, उसके बाद से एक अधिकारी स्वयं इस पद की मांग करके यहाँ आता है और रिया चक्रवर्ती से सारा मामला शुरू होता है। और पब्लिसिटी के लिए जिस तरह से चीज़ें की गई, रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल किया गया और बाद में उनकी जमानत हाई कोर्ट से हो गई। उसके बाद और एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें लगभग 25 से 30 फिल्म वालों को बुलाया गया। आज तक उसमें कोई एफआईआर नहीं है, न कोई उसके अंदर गिरफ्तारी है, लेकिन 1 साल से सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी हो, लोगों को डराया जाए, डर के नाम पे उगाही की जाए और नाजायज़ तरीके से लोगों को फ्रेम किया जाए। ये कारोबार पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रहा है और जब ऐसे हालात बनते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब भारती सिंह को गिरफ्तार किया गया तब हमने बयान दिया कि ये क्या चल रहा है, अगर कोई एडिक्ट है तो आप उनको ले जाइए, रिहैब सेंटर में डालिए, उन पे जो भी कार्रवाई हो करिए, लेकिन पब्लिसिटी के लिए इस तरह से जो चीज़ें हो रही ठीक नहीं है। उसके बाद कुछ पत्रकारों से मुझे मैसेज भेजा गया कि ये जो बयान आप दे रहे हैं इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। अब हमने कहा कि इसी शहर में 62 साल हमें हो गए, कौन क्या है सबकी जानकारी हमें है। उसके बाद एक दिन खबर आई कि हमारे दामाद को सुबह बुलाया गया और शाम होते होते 27A के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके दामाद की गिरफ्तारी हुई है, मैंने कहा कि कानून से कोई बड़ा नहीं, कानून अपना काम करेगा और देश की न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है।
8.5 महीने में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। जब चार्जशीट फाइल हुई तो उसमें कोई भी जो किसी और करण सजलानी के यहाँ कोई तंबाकू था जिसे गांजा बना के केस बनाया गया था, रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली। उसके बाद 2.5 महीने टाल मटोल करके जल्द से जल्द ये मामला जमानत का ना सुनाया जाए, इस तरह का खेल चलता रहा। अंत में 12 तारीख को जज साहब ने ऑर्डर पे दस्तखत कर दिया, 27 को जमानत दे दी थी और 13 को जब मामला आया तो उसमें स्पष्ट रूप से जो धाराएं लगाई गई वो गलत तरीके से लगाई, इस तरह का आदेश आया। पहले दिन से हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि गलत मामला बनाया गया है और 8.5 महीने इनकी गतिविधियों पे हम नज़र बनाए हुए थे। जब आर्यन का मामला आया तो हमने ही एक्सपोज किया, जब एक बिना बाल वाले व्यक्ति की जो किरण गोसावी है उसकी सेल्फी घूमी तो हमने फिर उस पर काम करना शुरू किया और किरण गोसावी और मनीष भारूचारी को हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 तारीख को एक्सपोज किया। तब इन्होंने कहा कि ये हमारे इंडिपेंडेंट गवाह, इसके पहले हम नहीं जानते थे। उसके बाद इन्हीं के लोगों ने कहा जो भानुशाली है कि हम पहले से इनके संपर्क में थे। मेरी जानकारी तो यहाँ तक है कि जो केपी गोसावी है ये इनके संपर्क में साल से है, ये गलत बयानी कर रहे थे। फिर उसके बाद जब जिस दिन ये सारे लोगों को गिरफ्तारियां हो रही थी उस समय 3 व्यक्ति जो हमारे घर के लोग जानते थे, ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला, उसे अंदर ले जाते तो लोगों ने देखा, लेकिन जो सुबह में जब उनमें आरोपियों के नाम आए तो 3 नाम गायब थे। रात में हमने वीडियो निकलवाई सारे स्ट्रेंजर से तो देखा कि उनके पिताजी और चाचा जी उनको बाहर ले जा रहे हैं, तो उसे हमने एक्सपोज किया। हैबिचुअल पंच है, जो इनके जानने वाले हैं उनको पंच बनाया जाता है। मालदीव में उस समय जाते हैं जब सारे सितारे वहां रहते हैं, तो सारी चीजें हमने तथ्यों के सामने रखा जी। नवाब साहब, जब अब ये जो गवाही वाली बात है, जो मालदीव्स की आपने बात किया, दुबई की आपने बात की, हम उनके परिवार से भी बात कर रहे हैं लगातार आपके आरोपों पर। उनका कहना है कि आरोप से क्या होता है, सबूत कहां है आपके पास? आपने कहा वो समीर वानखेड़े दुबई गए थे, आपने तस्वीर ट्वीट की, उनके परिवार ने कहा ये तो मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। समीर वानखेड़े ने कहा कि मेरे पास वीजा भी होगा तो वो चेक कर लो, मेरा पासपोर्ट चेक कर लीजिए। ये सब आपने हवाई आरोप लगाए। मेरा आप ट्विटर हैंडल देखिए वो सीधे भागते हैं। मैंने ट्विटर पे लिखा था कि उगाही मालदीव में हुई है। 2 तस्वीरें हमने डाली थी जो उनकी बहन ने टैग की थी और हमने वही सवाल खड़े किए थे, लेकिन उगाही का तो मामला जो है वो हमने मालदीव की बात की थी, लेकिन भाग लिए कि नहीं दुबई में गया नहीं। मालदीव के सवाल को सुबह टाला गया कि भाई हम मालदीव को, हमारा भाई नहीं गया, शाम में भाई को बोलना पड़ा, एनसीबी को प्रेस नोट निकालनी पड़ी। उसके बाद जिस तरह से प्रभाकर साली का बयान आया है, उसका वीडियो आया है, गंभीर सवाल खड़े हो गए। अच्छा, उसके नवाब साहब उसके बारे में भी हमने पूछा। उसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि वो 22 दिन कहां था? 22 दिन तक वो व्यक्ति क्यों नहीं बोला जिसके सामने एक्सटॉर्शन की बात हुई, 25 करोड़ की बात हुई, बोला एनसीबी ऑफिसर को 8 करोड़ रुपया देना है, और उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसके पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। आपका नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारा आप ही की ओर है। देखिए, ऐसा है कि केपी गोसावी भी मेरा आदमी कल हो जाएगा, भानुशाली भी मेरा आदमी हो जाएगा। आपने अपने लोगों के जरिए प्लान तरीके से लोगों को ट्रैप किया। जब उसे लगने लगा, आज यहाँ मुंबई शहर में पिछले एक वाजे के मामले में एक मनसुख हिरेन नाम का जो इसी तरह का व्यक्ति था, अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। गोसावी गायब था, उसे डर लगने लगा कि कहीं गोसावी को तो नहीं मार दिया। जब मैंने कल बयान दिया कि गोसावी का मनसुख हिरेन नहीं हो गया है क्या, तब गोसावी टेलीविजन पे आने लगा। तो सारा खेल अधिकारियों का फर्जीवाड़ा है। आज नहीं कल चीजें सामने आएंगी, ये चीजें हैं, निश्चित रूप से आगे जांच चलेगी। लेकिन जहां तक सवाल है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें घसीटा जा रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये व्यक्ति पूरी तरह से फर्जी है। फर्जी सर्टिफिकेट पे किसी दलित का अधिकार इन्होंने छीना है। इन्हें उस कैटेगरी में अधिकारी नहीं थी नौकरी लेने का, फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट बनाया है। वो मामला हमने आगे लाया। पिताजी का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया तो बोले ये फर्जी है, तो असली वाला तो लोगों के सामने लाइए। मैं आपको फिर कह देता हूँ, जो कागजात हमारे पास हैं उसके आधार पे कंप्लेंट होगी, उसकी स्क्रूटनी होगी और इनका सर्टिफिकेट जाली है साबित होगा, और उसके आधार पे इनकी नौकरी नहीं रहेगी, ये जानते हैं। और ये सारी जानकारी छुपाने के लिए आप गूगल पे जाइए, समीर वानखेड़े का कोई भी विकिपीडिया है क्या, पिछली जिंदगी कहीं नजर आती है? बर्थ डेट तक उन्होंने गायब करके रखा है। जो 7 दिसंबर 1989 के दिन पैदा हुए, वो अपना बर्थडे छुपा के रखते हैं। इस तरह से छुपाया नहीं जाता है। अगर कोई अतीत आपका है
आप छुपाइए मत। नहीं, वो ये कह रहे हैं नवाब साहब कि हम तो कुछ भी नहीं छुपा रहे। आपने उनकी पहली शादी की तस्वीर ट्वीट की, उन्होंने कहा हमने कब छुपाया, उन्होंने खुलकर कहा कि मेरा डिवोर्स हो गया था, मेरी पहली पत्नी मुसलमान थी, मेरी माँ भी मुसलमान थी। वो कह रहे हम तो कुछ छुपा ही नहीं रहे। ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। नहीं, वो ये मना करते हैं, बोलते वो साफ मना कर रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है कि देखिए मैं देखो आज फिर मैं कह देता हूँ, वो कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में उन्होंने शादी की है जी। मैं कल सुबह इनका निकाहनामा अपने ट्विटर पे डालूंगा और ये जितने सवाल में खड़ा कर रहे हैं ये भाग रहे हैं, इनका सर्टिफिकेट जाली है, ये हम सिद्ध करेंगे और वो सिद्ध होने के बाद ये नौकरी में नहीं रहेंगे, ये सच्चाई है। ये वो तो निकाहनामा क्या आपके पास है नवाब साहब? नौकरी ले ले, वो है आपके पास? सुबह देख लेना ट्विटर, सुबह ट्विटर देख लेना, सुबह ट्विटर देख लेना, सारे सबूत हैं। जो फर्जीवाड़ा है वो हम एक्सपोज कर देंगे और जाली सर्टिफिकेट पे नौकरी लेकर जो गरीब दलित, जो किसी गरीब गांव में दिए के नीचे पढ़ाई किया होगा, इन्होंने उसका हक छीना है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि आपने आज मुख्यमंत्री से बात की है, मुलाकात की है, गृह मंत्री से आप मिले हैं, तो क्या इसी सिलसिले में आपकी बातचीत हुई थी? क्या महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस भी समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? देखिए, समीर वानखेड़े को लेकर कोई मुकदमा दर्ज होगा ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं जिसको लेके एफआईआर होने लायक होगा तो करेंगे, और जो उसमें एफआईआर में जो भी जैसे गोसावी है, उसने एक अफसर की तरह बिहेवियर किया, वो भी कानून का उल्लंघन है। जो साली का जो वो आया है उनका वीडियो या एफिडेविट, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें गोसावी कहीं ना कहीं दोषी है। तो ऐसे नहीं कि वानखेड़े के खिलाफ कोई हम लोग जाके एफआईआर दर्ज कर ले रहे हैं। जो चीज़ें कंप्लेंट आ रही है वो एफआईआर दर्ज करने लायक होगी, एफआईआर दर्ज होगा, जांच होगी, निर्दोष किसी को फंसाया नहीं जाएगा। जो वानखेड़े साहब कर रहे थे वो महाराष्ट्र की सरकार नहीं करेगी। सच्चाई से निष्पक्ष चीजें आगे बढ़ेंगी और जो उसमें दोषी होगा कार्रवाई होगी। नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और इंडिया टीवी से बात करने के लिए, धन्यवाद। यूपी में पूरी तरह से चुनावी माहौल बन चुका है और यह भी साफ हो गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी बड़ा मुद्दा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से कैंपेन में जुट गए हैं। आज बीजेपी ने लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी ने पिछड़े वर्ग के लिए किए गए अपने काम गिनाए और फिर विरोधी दलों पर तीखे हमले बोले। कहा कि पहले जिनकी सरकारें थी वो सिर्फ अपने परिवार और खानदान के बारे में सोचते थे। सरकार में बैठे लोगों में इफ्तार पार्टी देने की होड़ लगती थी, लेकिन होली, दिवाली, विजयदशमी, रामनवमी पर कर्फ्यू लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पहले जो लोग मंदिर की तरफ देखते नहीं थे, अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, वो अब अयोध्या में रामनामी ओढ़े घूम रहे हैं। और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो। योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि केजरीवाल कल ही से अयोध्या में है। उन्होंने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जाकर पूजा की, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया और दर्शन के बाद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स की बात की। कहा कि उनकी सरकार दिल्ली वालों को अयोध्या की मुफ्त यात्रा कराएगी और अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उनकी सरकार यूपी वालों के लिए भी तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेगी। दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का
फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना रहना खाना पीना एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है, जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। बड़ी बात यह है कि काफी लंबे वक्त के बाद आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव चुनावी रैली करने वाले हैं। लालू यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में पब्लिक मीटिंग करके आरजेडी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे और पब्लिक मीटिंग से पहले ही लालू ने माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। आज उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी इन दोनों सीटों को बड़े मार्जिन से जीतेगी। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों को तो तेजस्वी नहीं हरा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो विसर्जन करने आए। बाई इलेक्शन के नतीजों के बाद नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हमारी पार्टी बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी। दोनों बहुत शानदार जीत है, बहुत आगे हम लोग हैं, विक्ट्री हमारी है। प्रेम नीतीश कुमार और एनडीए के सारे नेता मंत्री जितने हैं सब गांव-गांव कैंप कर रहे हैं। हाँ, छटपटी ले लिया है ना, उनको मालूम हो गया है, अंदाज हो कि कहाँ पर खड़े थे। ये धरती खसक गई है, सब से जा रहे हैं लोग अपना बचाने के लिए चेहरा। तेजस्वी जो बोल रहे हैं ठीक है, वो अच्छी उखाड़ को फेंक ही दिया गया है। दोनों सीट का बहुत महत्व है, बहुत निश्चित रूप से इनके यहाँ भगदड़ मचेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। बनना ही है, बेईमानी से जो चले हैं ये कब तक टिकेंगे ये लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।